दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। मेरा प्यार तू, मेरी नफरत भी तू, भाग 6। तन्मय आस्था के घर आकर सबको पिकअप करता है और फिर सब एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में सीवी तन्मय की गोद में बैठ जाती है। हैंडसम अंकल, आप भी हमारे साथ चल रहे हो? तन्मय, हाँ मेरी एंजल, तुम चली जाओगी तो मेरा मन नहीं लगेगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही चल रहा हूँ। शिवाय एक मेडिसिन निकाल कर सीवी के आगे कर देता है और बोलता है, इसे पहले खा ले फिर बकबक करना। सीवी घूर कर शिवाय को देखती है और बोलती है, तुम मेरे को हमेशा दवाइयाँ खिलाता है, एक बार खुद खाकर देख कितनी कड़वी लगती है, जब देखो तब दवा आगे कर देता है। जा, मैं नहीं खाती कोई दवा, और अपना मुंह तन्मय की चेस्ट में छुपा लेती है। उसको ऐसा करता देख शिवाय घूर कर तन्मय को देखता है, जैसे बोल रहा हो, देखो आपने इसे बिगाड़ के सर पर चढ़ा दिया है, अब आप ही खिलाओ इसे यह दवा। तन्मय जैसे उसकी बातें समझ गया हो, शिवाय के हाथ से मेडिसिन और पानी लेकर शिवी से बोलता है, एंजल या आप खा लो, नहीं तो हम दोनों को बहुत मारेगा। आप चाहते हो क्या आपके हैंडसम अंकल पीटे उसके हाथों से? शिवी बिल्कुल नहीं, और मेडिसिन खा लेती है। तन्मय उसके कान में धीरे से बोलता है, शिवाय तुम्हें पसंद नहीं है क्या जो तुम इससे इतना ज़्यादा चिढ़ती हो? तुम बोलो तो मैं इसको किसी को दान कर देता हूँ, फिर तुम्हें दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। शिवी बिल्कुल नहीं, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और वह मेरा भाई है, क्यों आप किसी और को दोगे उसे? तन्मय, फिर तुम उससे हमेशा लड़ाई क्यों करती हो? शिवी, अरे हैंडसम अंकल, आपके पास अक्ल नहीं है क्या? आपको पता है हम लड़कियों का भाई से लड़ना जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और वह तो मेरे सारे नखरे भी उठा लेता है। मासी बोलती हैं हम लड़कियां बस नखरे दिखाने के लिए पैदा होती हैं, और हमारे भाई हमारे सारे नखरे उठाते हैं, इसलिए तो मैं उसे इतना परेशान करती हूँ। पर अब आप कभी मत बोलना कि आप उसे किसी और को दे दोगे, वह सिर्फ मेरा भाई है और मेरे पास ही रहेगा। अगर आपने दोबारा ऐसा बोला ना तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगी। तन्मय उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है। अच्छा बाबा, सारी गलती हो गई, अब नहीं बोलूँगा, ओके। सीवी ओके, और तन्मय के गाल पर किस कर देती है। थोड़ी देर में सब एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और अपनी फ्लाइट में जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में निर्मला जी, वो पता किया तुमने उस डॉक्टर के बारे में? जी दादी, मैंने पता किया है, इंडिया से 5 साल पहले यहाँ पर आई हैं और कोई जानकारी उसके बारे में नहीं मिल रही है। हम इंडिया वापस चलते हैं तो फिर पता करता हूँ उसके बारे में, लेकिन हाँ, वह सच में नम्रता बुआ की तरह दिखती हैं। मैंने भी कल उसे हॉस्पिटल में देखा था। निर्मला जी, वो आज नहीं आएंगी क्या? वैभव, रुकिए मैं पता करता हूँ। और एक नर्स के पास आकर पूछता है, डॉक्टर विधि मित्तल आज नहीं आएंगी क्या? नर्स, सॉरी सर, पर उन्होंने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया है और वह आज से यहाँ नहीं आएंगी, आप किसी और डॉक्टर से मिल लीजिए। वैभव, आप यह बता सकती हैं कहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है उसका? नर्स, सॉरी सर, यह हमारे पॉलिसी के अगेन है, हम कोई जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। वैभव ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। निर्मला जी, वैभव क्या हुआ? दादी, उसका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है। निर्मला जी, क्या? कहाँ गई वह? तुम्हें कुछ पता है? वैभव, रिलैक्स दादी, मैं बात कर लेता हूँ, अभी जाकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर से बात करता हूँ, हम उसे ढूंढ लेंगे, आप टेंशन मत लो। 2 दिन बाद हमारी इंडिया की फ़्लाइट है, तब तक आप आराम से दादाजी का ध्यान रखो। मैं भी थोड़ी देर में आया और वहाँ से वह चला जाता है। इंडिया में 8 घंटे बाद एरोप्लेन मुंबई में लैंड करती है। विधि जैसे अपने कदम एयरपोर्ट से बाहर रखती है, उसको एक एक करके सारी बातें याद आने लगती हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत अपने आंसुओं को साफ कर लेती है और खुद से बोलती है, नहीं विधि, तू कमज़ोर नहीं पड़ सकती है। इसी मुंबई में तूने अपना प्यार, अपने दोस्त, अपनी माँ की यादें, सब कुछ यहीं गंवा दिया था और इसी मुंबई को छोड़कर चली गई थी। अब तू वापस आ गई है तो खुद को और मजबूत बनाना होगा, तभी तो उस रुद्र सिंह राठौर से तू लड़ पाएगी। तभी सीवी की आवाज़ से विधि रियलिटी में वापस आती है। सीवी, मम्मा यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, वह देखो ना कितनी बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पर हर जगह कितना शोर भी है, मुझे तो बहुत पसंद आई, सिवाय मुझे तो यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। सीवी, चुप कर जा, तुझे तो कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, तू बोरिंग है, पता नहीं भगवान ने तुझे मेरा भाई कैसे बना दिया। सिवाय उसको घूर कर देखता है और अपना सिर हिलाकर जैसे बोल रहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, और वहाँ से विधि के पास चला जाता है। मम्मा, आपको कुछ हुआ है? आपके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन क्यों हैं? विधि खुद को नॉर्मल करके बोलती है, नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी तन्मय आकर बोलता है, विधि चलो, ड्राइवर गाड़ी लेकर आ गया है। सीवी, कहाँ पर जाना है? हैंडसम अंकल, मेरे साथ मेरे घर। विधि, नहीं, मैं अभी यहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ और आस्था सीवी और शिवाय को लेकर पास के होटल में जाएगी। तन्मय, पर क्यों विधि? क्योंकि यहीं पास में मेरी मॉम का घर है, मैं और आस्था वहीं पर रहेंगे, वहाँ पर मैं रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अपनी माँ के पास हूँ।
तन्मय, पर 2 दिन के लिए तो मेरे घर चल। विधि, प्लीज़ तन्मय, अभी हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि हम जितना लेट करेंगे उनके बचने के चांसेस उतने कम होते जाएंगे। ठीक है, अब चले यहाँ से। आस्था, तुम दोनों को लेकर जाओ। शिवाय, तुम शिवी का अच्छे से ध्यान रखना, उसे ठंडी चीज़ें मत खाने देना। शिवाय, ओके मॉम, बाय। विधि अपने दोनों बच्चों को किस करती है और हॉस्पिटल से निकल जाती है। रुद्र के ऑफिस में मोहित भागता हुआ रुद्र के केबिन में एंटर करता है। रुद्र उसको ऐसे आता देख बोलता है, क्या हुआ है, ऐसे पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो मोहित? सर, वो विधि मैम जैसी एक लड़की को एयरपोर्ट पर रवि ने देखा है, उसका फ़ोन आया था। रुद्र, उसके जैसे मतलब तुम बस यह पता करो विधि है या उसके जैसी बस दिखने वाली है। मुझे सिर्फ और सिर्फ विधि से मतलब है, उसके जैसे से नहीं। ओके सर बोलकर जैसे ही मोहित जाने को होता है, रुद्र उसे रोक देता है और बोलता है, उसके दोस्तों पर नज़र रखो, अगर वह विधि है तो उनसे ज़रूर मिलेगी। अब तुम जा सकते हो। उसके जाते ही रुद्र लॉकर से विधि की फ़ोटो निकालता है और उसको देखते हुए बोलता है कि फाइनली तुम्हारे जैसे ही सही कोई तो दिखी। तुम्हें 5 सालों से ढूंढ रहा हूँ, अब जाकर तुम्हारे बारे में थोड़ा सा कुछ पता चला है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हें पता है। इसी बात पर तुम्हारा रुद्र आज पार्टी करेगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में दोनों हॉस्पिटल पहुँचते हैं। विधि तुरंत वहाँ के हॉस्पिटल डायरेक्टर से मिलकर अपने केबिन में चली जाती है और तन्मय के दादाजी का केस स्टडी करने लगती है। वहीं तन्मय अपने दादाजी के वार्ड में जाकर उनके पास बैठ जाता है। उसको वहां देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सत्यम आकर पूछता है, तन्मय, उस डॉक्टर का क्या हुआ? डॉक्टर तुम्हें मिली या फिर हमें इनको लेकर न्यूजीलैंड चलना होगा? तन्मय, रिलैक्स भाई, वह यहाँ पर आ गई हैं, दादाजी का केस स्टडी कर रही हैं, कल तक इनका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। आई थिंक प्रसिद्ध जी जो उनकी बातें सुन रहे थे बोलते हैं तुम दोनों आते ही डॉक्टर की बातें चालू कर दी। मेरे से एक बार इस नालायक ने नहीं पूछा कि आप कैसे हो। तन्मय, दादाजी आप कभी सुधर नहीं सकते हैं, इतने बीमार हैं उसके बाद भी आपको नौटंकी करनी है। आप बिल्कुल ठीक हैं और हमेशा ठीक रहेंगे, मुझे पता है, इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा आप कैसे हो, समझे आप। छाया जी, तुम दादा पोते का हो गया हो तो मुझसे एक बार मिल लो। तन्मय वहाँ से उठकर उनके जाकर पैर छूता है, एक एक करके सारे घर वालों से मिलता है। छाया जी, मेरा बेटा कितना दुबला हो गया, अपना ध्यान नहीं रखता था। तन्मय, दादी माँ, मैं किधर से आपको दुबला दिख रहा हूँ? ईशा, हाँ दादी जी, भाई बिल्कुल फिट एंड फाइन है। अब इनको इससे और ज़्यादा मोटा करने का सोच रही हैं तो भाई बिल्कुल डोरेमोन जैसे हो जाएंगे, फिर आपसे तो लड़कियां दूर भागेंगी। आप तो इनको कुंवारा मारना चाहती हैं। छाया उसके कान पकड़कर मोड़ देती हैं, चुप कर, बहुत बदमाश हो गई है तू। तभी उस वार्ड में विधि एंटर करती है और बोलती है, यह हॉस्पिटल है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? आप सब वार्ड से बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करना है। तन्मय विधि के सामने आकर खड़ा हो जाता है, बोलता है, 2 मिनट सांस लेगी, आते ही काम पर लग गई। इनसे मिलो, यह है मेरी दादी, मेरी मॉम, मेरे दादाजी। एक एक करके सबको विधि से मिलाता है। विधि सबको नमस्ते करती है। छाया अपने मन में बोलती हैं, अच्छा तो यही है विधि जिसके बारे में एक बार तन्मय ने बताया था। कितनी सुंदर है ये तो मेरे तन्मय के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों डॉक्टर भी हैं, इनके बच्चे भी कितने अच्छे और इंटेलिजेंट होंगे। फिर खुद को डांट लगाती हैं और बोलती हैं, अरे या मैं क्या सोच रही हूँ, पहले मुझे पता तो करना होगा या दोनों एक दूसरे से प्यार करते भी हैं या नहीं। फिर खुद को नॉर्मल करके विधि के पास जाती हैं और बोलती हैं, थैंक यू बेटा, तुम यहाँ आ गई। तन्मय के एक बार बोलने पर अब मेरे पति की जान तुम्हारे हाथों में। विधि, ऐसा मत बोलिए आप, तन्मय मेरा दोस्त है और दोस्त की एक छोटी सी रिक्वेस्ट मानने में कौन सी बड़ी बात है। और आप टेंशन मत लीजिए, मिस्टर सिंघानिया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। प्रसिद्ध जी, बेटा आप तन्मय के दोस्त हो। विधि, जी मिस्टर सिंघानिया। प्रसिद्ध जी, फिर तुम मुझे मिस्टर सिंघानिया क्यों बोल रही हो? तन्मय का दादा हूँ, वैसे तुम्हारा भी दादा हुआ। खबरदार जो दोबारा मुझे मिस्टर सिंघानिया बोला तो मैं तुमसे ऑपरेशन भी नहीं करवाऊंगा, गुस्सा हो जाऊंगा तुमसे। उनकी बातें सुनकर विधि के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विधि, ओके दादाजी, अब हम नहीं बोलेंगे आपको मिस्टर सिंघानिया। प्रसिद्ध जी, गुड गर्ल। छाया जी, और हमें दादी बोलना। ईशा, और तुम सिस्टर बोल सकती हो। मुझे ना तुम्हारी तरह क्यूट सिस्टर चाहिए, यह दोनों तो एकदम खड़ूस हैं, जब देखो मुझ बेचारी पर हुकूमत चलाती रहती हैं। नेहा और अनन्या एक साथ दोनों ईशा को दौड़ाती हैं। इन तीनों की हरकतें नज़रअंदाज करके विधि बोलती है, क्या सब बाहर जा सकते हैं? मुझे कुछ टेस्ट करना है दादाजी का। उसके बाद वार्ड में 2 और डॉक्टर आ जाते हैं, बाकी घर वाले वार्ड से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद कुछ नॉर्मल टेस्ट करती है और रिपोर्ट बनाती है। फिर सबको कॉन्फ्रेंस रूम में आने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में सब कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाते हैं। विधि सबको ऑपरेशन के बारे में एक एक डिटेल बताती है और बोलती है, यह ऑपरेशन हमें कल ही करना है। तन्मय जो डॉक्टर की लिस्ट देखता है, ऑपरेशन में कौन कौन भाग ले रहा है
अपना नाम वहाँ ना देखकर विधि से बोलता है, मिस मित्तल, मेरा नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? विधि, क्योंकि आप इस ऑपरेशन में भाग नहीं ले रहे हो। तन्मय, क्यों मैं भाग नहीं ले रहा? रीज़न जान सकता हूँ? विधि, क्योंकि वह तुम्हारे फैमिली मेम्बर हैं और अपने फैमिली मेम्बर को लेकर हर कोई इमोशनल होता है, जिसका असर तुम्हारे काम पर पड़ेगा या फिर तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि हम कभी भी अपनों को दर्द में नहीं देख सकते हैं, फिर तुम उनका ऑपरेशन कैसे देख सकते हो? उनको दर्द में देखकर तुमसे कुछ मिस्टेक हो जाए, इसलिए तुम ऑपरेशन में भाग नहीं लोगे, क्योंकि मैं अपने मरीज की जान को खतरे में नहीं देख सकती हूँ। इतना बोलकर वहाँ से उठकर चली जाती है। तन्मय उसके पीछे पीछे उसके केबिन में आ जाता है और बोलता है, तुम्हारे साथ तो मैंने बहुत ऑपरेशन किए हैं, आज तक मुझसे एक गलती भी नहीं हुई और तुम आज ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मुझसे कुछ मिस्टेक हो जाएंगी? विधि, तन्मय, तुम्हें इस टाइम अपनी फैमिली के पास होना चाहिए, उनको तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, खास कर तुम्हारी दादी को तुम्हारी ज़रूरत है। बाकी सब मैं देख लूँगी, अब इसके आगे कोई बात नहीं होगी, ओके? तन्मय, यार तुम्हारी एक बात बहुत गलत है, हमेशा तुम मुझ पर अपना डिसीजन थोप देती हो। उसको ऐसा बोलता देख विधि घूर कर तन्मय को देखती है। तन्मय, अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। तन्मय के दादाजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। तीसरे दिन जैसे विधि होटल पहुंचती है, शिवी भागती हुई आकर विधि के गले लग जाती है। मम्मा, आप 2 दिन से कहाँ थी? मैंने आपको बहुत मिस किया। विधि, सारी बच्चा, मम्मा को बहुत काम था, इसलिए आपकी मम्मा घर नहीं आ पाई। और फिर शिवी को गुदगुदी करने लगती है। शिवी हंसते हुए, बस करो मम्मा, अब और नहीं। विधि, शिवाय, आप वहाँ क्यों खड़े हो? इधर आओ मम्मा के पास। शिवाय चलकर विधि के पास आकर खड़ा हो जाता है। विधि शिवी को नीचे उतारकर शिवाय को गोद में लेती है और पूछती है, बच्चा, शिवी ने परेशान तो नहीं किया आपको? शिवाय, ज़्यादा नहीं, बस आपके लिए रो रही थी वह रात को उठकर, किसी तरह मैंने उसे चुप कराकर सुलाया था। विधि, थैंक यू मेरा बेटा, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। और शिवाय के फोरहेड पर किस कर देती है। शिवी, मम्मा मैं आपसे गुस्सा हूँ। विधि, क्यों गुस्सा है मेरा बच्चा? शिवी, आप अपना प्रॉमिस भूल जाती हैं हमेशा। मैं कौन सा प्रॉमिस भूल गई, अपना बताओगी ज़रा? शिवी, आपने प्रॉमिस किया था आप इंडिया जाकर हमें मुंबई घुमाओगे और शॉपिंग कराओगे। विधि, आई एम रियली सॉरी बेबी, आपकी मम्मा नेक्स्ट वीक फ्री होगी, फिर आप जहाँ जहाँ बोलोगी मैं आपको घुमाने ले चलूँगी। ओके, मम्मा को माफ़ कर दो। शिवी, एक शर्त पर, आज आप मुझे आइसक्रीम खाने दोगी। शिवाय, मम्मा इसकी शर्त आप मत मानिए, आइसक्रीम खाकर बीमार पड़ जाएगी और फिर खुद के साथ साथ सबको परेशान करेगी। शिवाय की बातें सुनकर शिवी अपने गुस्से से मुँह फुला लेती है और बोलती है, मुझे बस हैंडसम अंकल ही प्यार करते हैं और कोई नहीं करता है। मम्मा, आप हमेशा इसकी बात सुनते हो, मेरी तो कोई एक बात भी नहीं सुनता है। तो फिर ठीक है, मैं हैंडसम अंकल को फ़ोन करती हूँ और उनके साथ ही चली जाती हूँ। जैसे ही अपनी बात कंप्लीट करती है, शिवाय बोलता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी खा लेना, थोड़ा खाने से कुछ नहीं होगा। विधि शिवी की नौटंकी देखकर अपने मन में बोलती है, या तो पूरी की पूरी आस्था पर गई है, इतनी छोटी उम्र में ही इतना ज़्यादा नौटंकी करना सीख गई है। तभी आस्था आ जाती है और बोलती है, डॉक्टर साहिबा को टाइम मिल गया आने का? विधि, हाँ जी मिल गया, और तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट ऑर्डर करो, फिर ब्रेकफास्ट करके सब जल्दी रेडी हो जाओ, घर के लिए अभी निकलना है। शिवी, मम्मा हम अभी जहाँ पर हैं यह भी जगह तो अच्छी है, फिर हम दूसरी जगह क्यों जा रहे हैं? विधि, इसलिए बच्चा, क्योंकि होटल है और हम होटल में ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकते हैं, जब हमारे पास हाल है तो हमें घर जाकर रहना चाहिए ना। शिवा, इन दोनों को कौन समझाए मम्मा, आपको पता है ना, इनके पास दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आस्था, किन दोनों की बात कर रहा है तू? शिवाय, समझने वाला समझ गया होगा, क्यों मम, मैं सही बोल रहा हूँ ना? विधि, शिवाय, बैड मैनर्स ना, ऐसे नहीं बोलते, वो आपसे बड़ी है ना। चलो सारी बोलो मासी को। आस्था, हाँ जल्दी बोल। शिवाय, ओके सॉरी मासी, अब ठीक है ना, मैं चीज़ें पैक कर लेता हूँ, और वहाँ से जल्दी से चला जाता है। आस्था, या खड़ूस, सारी तो ऐसे बोल रहा जैसे डंडा चलाकर मार रहा है। विधि, तुम दोनों की चूहा बिल्ली की लड़ाई खत्म हुई हो तो ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर लें। फिर विधि नाश्ता ऑर्डर करती है, थोड़ी देर में नाश्ता आ जाता है, फिर चारों मिलकर अपना अपना ब्रेकफास्ट खत्म करते हैं। विधि, आस्था उन दोनों को लेकर आओ, मैं पार्किंग से कार निकालती हूँ, और वह अपना कार निकालने चली जाती है। थोड़ी देर में आस्था दोनों बच्चों को लेकर आ जाती है। शिवाय विधि के साथ आगे वाली सीट पर बैठ जाता है, आस्था शिवी को लेकर पीछे बैठ जाती है। उसी होटल में रुद्र सुबह एक मीटिंग के लिए आया हुआ होता है।
वह विधि की एक झलक देख लेता है और वह जैसे उसके पास जाने को होता है, विधि अपनी कार स्टार्ट करके निकल जाती है। रुद्र मोहित से बोलता है, एयरपोर्ट वाली उस लड़की के बारे में कुछ पता चला कि वह कौन है? मोहित, नहीं सर, अभी कुछ पता नहीं चला है। अगर वह विधि मैडम होती तो अपने दोस्तों से मिलने जरूर जाती, अभी वह वहाँ पर भी नहीं गई हैं। रुद्र, इस होटल का CCTV कैमरा चेक करो अभी के अभी। मोहित, ओके सर, और वहाँ से चला जाता है। रुद्र, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम वापस आ गई हो, क्योंकि मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती हैं। अभी तुम मेरी आंखों के सामने थी, पर तुम तक पहुंचने में थोड़ी देर हो गई, बट कोई नहीं, बहुत जल्द तुम सामने होगी। और एक मिस्टीरियस स्माइल करता है और वहां से वह भी चला जाता है। दूसरी तरफ तकरीबन 1 घंटे बाद विधि माँ के घर पहुंच गई। घर के बाहर नेम प्लेट पर बड़े ही सिंपल, बहुत ही सुंदर तरीके से कृष्णा निवास लिखा था। जब वह तीनों गेट के अंदर गए तो वहाँ एक गार्डन था जो अभी बेजान सा लग रहा था। वहाँ पर ना ही कोई फूल पौधे या हरी घास थी, सारी की सारी घास सूख चुकी थी। घर की यह हालत देख विधि की आंखें नम हो गईं और उसने कहा, सॉरी माँ, मैं आपकी घर की देखभाल नहीं कर पाई। विधि की आंखों में आंसू देखकर शिवाय बोलता है, माम, हम ना बाद में चलकर पौधे लेकर आएंगे, फिर यह गार्डन पूरा हरा भरा हो जाएगा। हम आपकी पसंद के सारे फ्लावर्स लगाएंगे, आप सैड मत हो। विधि ने एक नज़र शिवाय को देखा और बोली, एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चलता है मैं कब क्या सोच रही हूँ और किस बात से दुखी हूँ? शिवाय, माम, यह तो एकदम सिंपल सी बात है, जैसे आपको बिना बात पता चल जाता है कि हम कब भूखे हैं, हमें कब क्या चाहिए। वह सब हम आपको नहीं बताते, फिर भी आप जान जाती हैं ना। उसी तरह मैं भी आपको देखकर हर बात जान जाता हूँ कि आपको कब किस चीज़ की ज़रूरत है। आप मुझे जितना प्यार करती हैं उतना ही प्यार हम दोनों भी आपसे करते हैं, इसलिए मैं आपके मन की बात जान जाता हूँ। आस्था, अब तुम दोनों माँ बेटे का प्यार दिखाना खत्म हो गया हो तो अंदर चलें, मेरे हाथ दुख गए सामान पकड़े पकड़े। विधि सबको लेकर अंदर जाती है। वह घर जितना सुंदर बाहर से था उतना ही सुंदर अंदर से भी था। नीचे एक बड़ा सा हॉल, 4 रूम और किचन था। राइट साइड से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थीं। सीढ़ी के पास ही विधि की माँ का एक बहुत बड़ा फोटो फ्रेम लगा हुआ था और उस पर हार चढ़ा हुआ था। शिवी इस फोटो को देखकर बोलती है, मम्मा, ये पिक्चर आपकी है और यह पिक्चर आपने कब ली? मैंने तो देखी नहीं। शिवाय, यह मॉम नहीं है, मेरी मॉम इनसे कहीं ज़्यादा सुंदर हैं, बस ये लेडी मॉम की तरह थोड़ी थोड़ी दिखती है और कुछ नहीं। आस्था, विधि, ये तेरी माँ है क्या? विधि, हाँ, यह मेरी माँ है। और शिवाय, ये मेरी तरह नहीं दिखती हैं, मैं इनकी तरह दिखती हूँ। शिवी, वाह मम्मा, आपकी माम तो आपकी तरह हैं, मुझे भी ना बड़ा होकर आपकी तरह बनना है, बट मैं तो बड़ी नहीं हो पाऊंगी। शिवाय, क्यों, तुझे हमेशा चूहिया ही बन के रहना है क्या? शिवी, नहीं, मैं तो बड़ी होना चाहती हूँ, पर मैं ज़्यादा बड़ी होने से पहले ही मर जाऊंगी। विधि उसकी बात सुनकर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? किसने बोला तुमको ऐसा? तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी तुम? अब दोबारा ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। शिवी, मम्मा, मैं तो सही बोल रही हूँ, आपने बोला था ना कि मैं बीमार रहती हूँ तो मैं मर जाऊंगी, किसी डॉक्टर के पास मेरा इलाज नहीं है। वह अपनी बात कंप्लीट करती उससे पहले ही विधि गुस्से में उसे एक चाटा मार देती है और बोलती है, जस्ट शट अप। शिवी, तुम्हें कितनी बार समझाया ऐसी बातें मत किया करो। मैंने एक बार बोल दिया ना तुम्हें कुछ नहीं होगा तो मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आस्था विधि को पीछे करके शिवी को गोद में ले लेती है और विधि पर चिल्लाते हुए बोलती है, यह बच्ची है तो क्या तू भी बच्ची बन जाएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? विधि कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से ऊपर चली जाती है। शिवाय, मासी, आप ऊपर माम के पास जाइए, मैं शिवी के पास हूँ। आस्था, हम, और वह ऊपर विधि के पास चली जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो विधि रूम का सारा सामान इधर उधर फेंक रही होती है। आस्था बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की, पर विधि को जैसे कुछ सुनाई ना दे रहा हो। आस्था उसकी हालत देखकर खुद से बोलती है, नहीं विधि, तू दोबारा ऐसा नहीं कर सकती है, और खुद को चोट लगने का बहाना करके चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ जाती है और अपना पैर पकड़ लेती है। विधि, बहुत दर्द हो रहा है। विधि जैसे ही आस्था की दर्द भरी आवाज़ सुनती है एकदम शांत हो जाती है। उसके पास आकर बोलती है, इतनी बड़ी हो गई, इतना ध्यान नहीं रख सकती है, क्या ज़रूरत थी आने की? आस्था, वहीं तो मैं भी पूछ रही हूँ, क्या ज़रूरत है इतना गुस्सा करने की? तू फिर से पहले जैसा बन रही है। अगर तेरे बच्चे तुझे इतना गुस्सा करते देखेंगे, तूने सोचा है उनका क्या हाल होगा? इतना गुस्सा देखकर विधि, सब मेरी गलती है, मुझे उस दिन मार्केट जाना ही नहीं चाहिए था।
अगर मैं नहीं गई होती तो मेरी सीवी भी ठीक होती, हर बच्चे की तरह, अनजाने में ही सही, पर अपनी बच्ची को चोट मैंने ही दिया है। आस्था, सीवी को कुछ नहीं होगा, मैं उसे वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से दिखाऊंगी, पर उसे अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। आस्था, रिलैक्स विधि, वो एकदम ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा, उसकी दवाई चल रही है ना, फिर से कुछ कैसे हो सकता है, वो तो हमारी एंजल है। अब तू याद सब छोड़ और सीवी के पास चल, तूने उसे चाटा मारा और डरा भी दिया है। नीचे हाल में सिवाय सीवी को सोफे पर बिठाकर उसे चुप कराता है और बोलता है, सीवी, मैं और मम्मा तुझे बहुत प्यार करते हैं और तू हमेशा ऐसी बातें क्यों करती है? देखा तूने मम्मा कितना हर्ट हो गई हैं और मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर को लेकर आएंगी तुझे ठीक करने के लिए। तू हमेशा हम दोनों के साथ रहेगी और देखना एक दिन तू भी ना मम्मा की तरह ही बेस्ट वाली डॉक्टर बन जाएगी, समझी तू? सीवी, पक्का भाई, मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर आइसक्रीम खा सकती हूँ और ठंडा दूध भी पी पाऊंगी और आपकी तरह दौड़ भी सकूंगी ना जब मैं ठीक हो जाऊंगी। तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी ना? सिवाय, बिल्कुल नहीं होगी। अब मेरे साथ ऊपर चलो, मम्मा को मना कर लाया जाए, तभी तो घूमने चला जाएगा। शिवी, ठीक है भाई, चलो मम्मा के पास। फिर दोनों ऊपर विधि के रूम में चले जाते हैं। सिवाय शिवी को इशारा करता है तो शिवी विधि की गोद में चढ़कर बैठ जाती है और फिर विधि के पूरे फेस पर किस करने लगती है। उसके ऐसा करने पर विधि भी सब कुछ भूलकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। तभी मेन डोर को कोई नॉक करता है, जिसको सुनकर चारों नीचे आते हैं। विधि जाकर गेट ओपन करती है तो तकरीबन 55 साल की एक औरत अंदर आती है और विधि को गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि आप वापस आओगी। वैसे विधि बिटिया, आप तो बहुत बड़ी हो गई हो। विधि, जब घर यहाँ पर है, आज नहीं तो कल आना ही था ना आंटी। फिर विधि उनको सबसे मिलवाती है। ये है रूपा आंटी, अब से यहीं हम लोगों के साथ रहेंगी। सीवी, फिर मम्मा मैं इनको क्या बोलूँगी? विधि, तुम इनको नानी जी बोल सकती हो। रूपा, वैसे विधि बिटिया, यह दोनों बच्चे किसके हैं? विधि, आंटी, हैं दोनों मेरे बच्चे, शिवाय और शिवी। रूपा जी, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, और दामाद जी कहाँ हैं और तुम लोग के साथ नहीं आए क्या? आस्था, जैसे उनकी बात सुनती है अपने मन में बोलती है, हद है, मतलब अभी किसी तरह तो इसका गुस्सा शांत किया है, फिर से ज्वालामुखी फटने वाला, प्लीज़ भगवान मुझे बचा लो। तभी यह देखकर शौक हो जाती है कि विधि बिना गुस्से किए उनको नॉर्मली जवाब दे रही होती है। फिर विधि उनको उनका काम समझाकर बाहर गार्डन में चली जाती है। तभी तन्मय वहाँ पर आ जाता है और उसके हाथ में बहुत तरह के फ्लावर्स के पौधे होते हैं जो कि सबके सब विधि के पसंद के होते हैं। विधि, तुम यहाँ पौधे लेकर यहाँ क्यों आए हो? तन्मय, दिख नहीं रहा गार्डन सूख चुका है तो गार्डनिंग करने आया हूँ। आस्था जैसे ही विधि की बोलने की टोन सुनती है, जल्दी से आकर तन्मय के हाथों से पौधे ले लेती है और बोलती है, अरे हाँ जल्दी चलो, नहीं तो शाम हो जाएगी। विधि एक नज़र आस्था को देखती है, एक नज़र तन्मय को, फिर अपना सिर हिलाकर उन दोनों के पीछे चल देती है। तन्मय जब से आया था शिवाय बस उसके हाथों को घूरता है। यह बात तन्मय नोटिस कर लेता है और वह शिवाय के पास आकर पूछता है, तुमको जो लेना हो इसमें से ले सकती हो। शिवाय, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तन्मय, तो मुझे घूर क्यों रहे थे? कोई और प्रॉब्लम है क्या? शिवाय, हाँ प्रॉब्लम तो है। तन्मय, बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी दूर करता हूँ। शिवाय, मुझे हर उस इंसान से प्रॉब्लम है जो मेरी माम और मेरी बहन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, माम सिर्फ मेरी हैं, आप उन्हें चुराने की कोशिश भी मत करना। अगर आप यह सोचो कि मैं छोटा हूँ, कुछ नहीं कर सकता, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको, मेरी माम को इम्प्रेस करना बंद करो। और फिर बिना तन्मय को देखे वहाँ से चला जाता है। तन्मय वहाँ पर भूत बने खड़ा रहता है। आस्था की बातों से वह होश में आता है। यहाँ पर खड़े रहने आए हो या हमारी हेल्प करने? तन्मय अपने सेंस में वापस आता है और आस्था के साथ गार्डन में चला जाता है। 2 घंटे में सारा काम खत्म करते हैं गार्डन का। विधि, चलो, सब अंदर काम खत्म हो गया है। फिर सब घर के अंदर चले जाते हैं। रूपा जी सबके लिए शाम का नाश्ता बनाकर देती हैं। सब अपना अपना नाश्ता खत्म करते हैं। विधि, आस्था और तन्मय, तुम दोनों से कुछ बात करनी है। फिर तीनों हाल में आकर बैठ जाते हैं। विधि, आस्था, मैं न्यू कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैंने कंपनी खरीद ली है, तू मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल संभालेगी। आस्था, वेट वेट, तूने तो बोला था मैं तेरी कंपनी की फर्स्ट मॉडल रहूँगी और तू मुझे यहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दे रही है। विधि, तू मॉडलिंग के साथ साथ बिजनेस चलाना भी सीखेगी, तूने बिजनेस की पढ़ाई तो की है। वैसे भी आगे चलकर तुझे मॉम डैड का बिजनेस भी तो संभालना है, तो प्रैक्टिस यहीं से कर ले। तन्मय, तुम्हारा काम है कुछ न्यू एम्प्लॉयर्स हायर करना, क्योंकि मुझे उस कंपनी से कुछ लोगों को हायर करना है, उनकी जगह पर मुझे नए लोग चाहिए। तन्मय, जैसा हुक्म मेरे आका।
फिर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तन्मय अपने घर को चला जाता है। विधि, आस्था तुम अभी घर पर ही हो ना? आस्था, हाँ क्यों विधि, मेरा एक और काम बचा है, उसे पूरा करना आज ही है, क्योंकि कल से कंपनी में बिजी हो जाऊंगी। 2-3 हफ्तों के लिए तुम दोनों बच्चों का ध्यान रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। उसके बाद विधि अपनी कार निकालती है और एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे ले जाकर रोक देती है। फिर लिफ्ट का बटन प्रेस करती है और 12वें फ्लोर पर चली जाती है। बहुत बार कोशिश करती है घंटी बजाने की, पर उसकी हिम्मत नहीं होती कि वह बटन प्रेस कर सके। काफ़ी देर वहीं पर खड़ा रहने के बाद आखिरकार बटन प्रेस कर ही देती है। एक लड़की आकर गेट ओपन करती है और खुद में ही बातें करती हुई बोलती है, पता नहीं इतनी रात को कौन आया है। फिर जैसे ही सर उठा के ऊपर देखती है, अचानक से उसके मुंह से निकलता है, विधि तू आ गई। और विधि को जोर से हक कर लेती है और बोलती है, तू क्यों चली गई थी हमें छोड़ के? इतने दिनों बाद याद आई है हमारी, जा मैं नहीं करती तेरे से बात। और मुड़कर जाने लगती है। विधि तुरंत उसका हाथ पकड़ के अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, सॉरी यार, तेरे डोरेमोन से गलती हो गई, अब माफ़ नहीं करेगी क्या? तभी एक लड़का आता है और बोलता है, रिया गेट खोलने में इतनी देर लगती है क्या? और किससे बातें कर रही है? इतनी रात को गेट पर खड़ी होकर? रिया, विक्की इधर आकर देखो तो कौन आया है, कौन आया है इतनी रात को? और जैसे गेट पर विधि को देखता है, एक पल के लिए उसको विश्वास ही नहीं होता कि वह विधि है। अपने मन में सोचता है कि उसके पास जाकर उसको छूकर देखे, पर खुद को कंट्रोल करके बिना कुछ बोले वहाँ से मुड़ के चला जाता है। विधि, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है मैंने उसे। रिया, कोई गुस्सा गुस्सा नहीं है वह, तू अंदर चल। फिर दोनों अंदर आ जाते हैं। रिया, वैसे विधि तुझे पता कैसे चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं? विधि, मेरे दोस्तों को अच्छे से जानती हूँ, हम सब जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक बार हम तीनों ने सोचा था ना कि हमको कहाँ पर रहना है, बस वही बातें याद थी तो यहाँ पर आ गई। सोचा एक बार चेक कर लेती हूँ और देखो तुम दोनों मुझे यहीं पर मिल गए। रिया, सही बोला तूने डोरेमोन, तू दोस्तों को बहुत अच्छे से जानती है। विक्की, अगर इतने अच्छे से जानती तो इसको हमें छोड़कर जाना ही नहीं पड़ता, या हमें बिल्कुल नहीं जानती है। विधि, पता है मुझे तू बहुत गुस्सा है मेरे से, पर मुझे उस टाइम जो सही लगा वो मैंने किया। मानती हूँ मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया, मुझे एक बार तुम्हें बताना चाहिए था। पर विक्की, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम लोगों को स्ट्रगल करना पड़े। विक्की, तू ऐसे कैसे सोच सकती है? हम तीनों ने प्रॉमिस किया था ना कि कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, तूने हमें क्यों छोड़ा बता सकती है? रिया, बस करो विक्की, अब वो आ गई है ना, अब क्यों गुस्सा कर रहे हो? वो नहीं थी तो क्या क्या बोलते थे कि उसके आते ही उसको अपने गले से लगा लूंगा और फिर कभी उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। अब तो सामने है, गले क्यों नहीं लगाते? विक्की चुपचाप से अपने कमरे में चला जाता है। विधि, सारी रिया, उस टाइम मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बोलते हैं ना, जब कोई रास्ता नहीं दिखे तो अकेले निकल जाना चाहिए, बस मैंने वही किया। और अब मुझसे इतना गुस्सा कि बात तक नहीं कर रहा है। रिया, तुझे पता है ना, वह हमेशा ऐसा ही है। जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे तो सबसे पहले उसने तेरा रूम तैयार किया था कि डोरेमोन आएगी तो इसी रूम में रहेगी। उसमें तेरी पसंद की एक एक चीज़ लगाई है और अब देख तुझे देखकर नौटंकी कर रहा है। जाकर मना ले, नहीं तो और गुस्सा हो जाएगा। विधि सीधे जाकर विक्की के रूम में घुस जाती है और वहां जाकर देखती है तो विक्की बालकनी में खड़ा हुआ नजर आता है। विधि जाकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है और बोलती है, ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, जब किसी को मुझसे बात करना ही नहीं है तो रुक कर भी क्या फ़ायदा। और जैसे एक कदम बढ़ाती है, विक्की उसको गले से लगा लेता है। ओ हेलो, दोबारा ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़ के कमरे में बंद कर दूंगा, समझी? बहुत आई जाने वाली, खबरदार दोबारा ऐसा सोचा भी तो। विधि उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती है, तुम दोनों ने शादी क्यों नहीं की? मैं तो तुझे बताकर गई थी कि रिया तुझसे कितना प्यार करती है। विक्की, तू नहीं थी ना, इसलिए हम लोग शादी नहीं की। अब तू आ गई है तो हम शादी कर लेंगे। कोई नाचने वाली तो चाहिए थी। अच्छा जी, फिर तो मुझे डांस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे इकलौते यार की शादी जो है। तभी रिया आ जाती है और बोलती है, मेरी भी तो शादी है विधि, पर होगी तो इसी से। रिया, मैं नहीं जानती, लेकिन वो शादी मेरी ही होगी। उसकी बातें सुनकर विक्की और विधि दोनों हंसने लगते हैं। रिया, अरे यार मैं तुझसे पूछना ही भूल गई, तू इतने सालों तक कहाँ थी और तू क्या करती है? विधि, चुप हो जा, सब बताती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और मैं इंडिया छोड़ के चली गई थी। रिया, फिर तू वापस चली जाएगी? विक्की, बिल्कुल नहीं जाएगी, अगर इसने दोबारा जाने की कोशिश की तो मैं इसको कैद करके रख लूँगा। रिया, हाँ मैं भी तेरा साथ दूंगी। विधि, मैं अब कहीं नहीं जा रही हूँ, अब मैं इंडिया में ही रहूँगी। यहाँ पर एक इंटरटेनमेंट कंपनी भी खरीद ली है, अब हम सब साथ रहेंगे। विक्की, हाँ तेरा रूम भी है यहाँ पर। विधि, मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बल्कि तुम दोनों मेरे साथ रहोगे, मेरी माँ के घर में। रिया,
तूने आंटी का घर वापस ले लिया। हाँ, मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, उसे कैसे छोड़ देती विक्की। चलो सब बातें छोड़ो और चलो खाना खाते हैं। रिया, हाँ डोरेमोन, चल आज तुझे मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। विक्की, बिल्कुल नहीं, आज मेरे हाथों से खाएगी। फिर क्या होना था? दोनों में तू मैं चालू। विधि दोनों को शांत कराते हुए मैं बोलती हूँ, मैं तुम दोनों के हाथों से खाऊंगी, अब लड़ना बंद करो दोनों। फिर तीनों डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठ जाते हैं और विधि दोनों को हाथों से खाना खाती है। फिर बोलती है, आज रात को ही पैकिंग करो, कल सुबह 6 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। रिया, इतनी जल्दी क्या है? विधि, कल से ऑफिस का काम देखना है और मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, मैं तुम दोनों की हेल्प कर दूंगी पैकिंग कराने में। विधि, वैसे तुम दोनों ने तो अपने बारे में बताया नहीं कि क्या करते हो। रिया, अरे यार, जब हम तीनों साथ में पढ़ाई करते थे तो हम भी तो तेरे जैसे डॉक्टर ही होंगे ना। हाँ, यह बात अलग है, हम तेरे इतना फेमस नहीं हैं, पर हैं डॉक्टर ही। थोड़ी देर में सब अपना अपना खाना खत्म करके पैकिंग करने में लग जाते हैं। 1 घंटे बाद तीनों का काम खत्म होता है। विक्की, चलो आज हम सब साथ में टेरेस पर सोएंगे। रिया, हाँ यार, और बहुत सारी बातें भी करेंगे। फिर तीनों सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग विधि इन दोनों से पहले उठ जाती है और फिर उन दोनों को देखकर स्माइल करने लगती है और अपने मन में बोलती है, पहले और अब में कितना अंतर हो गया है। पहले इन दोनों को मुझे उठाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता था और अब मुझे खुद इन दोनों को उठाना पड़ेगा। विधि उन दोनों को उठाती है और बोलती है, हमें देर हो गया है, जल्दी नीचे चलो और फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, जल्दी से निकलना है। आधे घंटे में सब रेडी हो जाते हैं। फिर सबको लेकर विधि घर आ जाती है। जैसे ही दोनों घर में एंटर करते हैं, शिवी की प्यारी आवाज़ उन दोनों के कानों में पड़ती है, जो विधि से कह रही होती है, मम्मा आप कितना काम करते हो, आप 3 दिनों से रात में घर क्यों नहीं आते हो? अगर आप ऐसे ही करती रहीं तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी। विधि, सारी बेबी, अब आपकी मम्मा ऐसा नहीं करेगी, रोज़ टाइम से घर आ जाया करेगी। विधि गेट पे खड़े उन 2 लोगों को भूल ही गई थी जो कब से उसे आंखें फाड़े देख रहे थे। तभी शिवी की नज़र उन दोनों पर जाती है तो वह जल्दी से विधि की गोद से उतर जाती है। रिया और विक्की के पास जाकर अपनी नीली नीली आंखें बार बार झुकाते हुए उन्हें देखने लगती है, जैसे यह जानने की कोशिश कर रही हो कि वह लोग कौन हैं। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग 7। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।